अध्याय 24। बोर्डो की लिस्टें। जैसा पहले बताया गया है, नदी के पास मैदान पर उन बड़े अवसरों पर स्थित थीं जब सेंट एंड्रूज के एबी के सामने का टिल्टिंग ग्राउंड भीड़ को समाने के लिए बहुत छोटा समझा जाता था। इस मैदान के पूर्वी हिस्से पर देहात ऊपर की तरफ ढलता था, गर्मियों में अंगूर बेलों से घना, लेकिन अब भूरे नंगे बाड़ों से धारीदार। धीरे धीरे उठते मैदान पर सफेद सड़क मुड़ती थी जो अंदरूनी इलाके की तरफ जाती थी, आमतौर पर यात्रियों से धब्बेदार, लेकिन अब उस पर शायद ही कोई जीवित आकृति थी। इतनी पूरी तरह से लिस्टों ने पूरे जिले को उसके निवासियों से खाली कर दिया था। अजीब था इतना विशाल जनसमूह देखना, और फिर उस चौड़ी सफेद खाली सड़क पर नजर डालना जो दूर तक घुमावदार जाती, सुनसान और वीरान, जब तक कि वह दूर की ऊंची भूमि के सामने एक नंगी रेखा में संकरी न हो जाती। मुकाबला शुरू होने के कुछ ही देर बाद लिस्टों से इस सड़क पर नजर डालने वाला कोई भी व्यक्ति देख सकता था, बहुत दूर अत्यधिक दूरी पर दो चमकीले और जगमगाते बिंदु जो सर्दियों के सूरज की तेज चमक में झिलमिलाते और टिमटिमाते थे। 1 घंटे के भीतर ये साफ और करीब हो गए थे, जब तक कि देखा जा सके कि ये दो घुड़सवारों के सिरटोपों से प्रतिबिंब थे जो बोर्डो की दिशा में अपनी पूरी रफ्तार से सवारी कर रहे थे। 1 और आधे घंटे ने उन्हें इतना करीब ला दिया कि उनके व्यवहार और उपकरण का हर बिंदु पहचाना जा सकता था। पहला पूरे कवच में एक नाइट था, एक भूरे घोड़े पर सवार जिसकी छाती और पेशानी पर सफेद धब्बा था। वह बड़े कंधे चौड़ाई वाला छोटा आदमी था, वाइजर बंद, और उसके सादे सफेद सरकोट या सादी काली ढाल पर कोई ब्लेजनरी नहीं। दूसरा, जो स्पष्ट रूप से उसका स्क्वायर और परिचर था, अपने सिर पर हेलमेट के सिवा निहत्था था, लेकिन अपने दाएं हाथ में एक बहुत लंबा और भारी बलूत का भाला रखता था जो उसके मालिक का था। अपने बाएं हाथ में स्क्वायर न केवल अपने घोड़े की लगाम पकड़े था बल्कि एक बड़े काले जंगी घोड़े की भी, पूरी तरह से साज सज्जित, जो उसके बगल में दुल की चाल से चलता था। इस तरह तीनों घोड़े और उनके दो सवार तेजी से लिस्टों की तरफ सवार हुए, और यह स्क्वायर द्वारा बजाई गई तुरही की आवाज थी जब उसका स्वामी मैदान में सवार हुआ, जिसने पुरस्कार वितरण में बाधा डाली और दर्शकों का ध्यान और रुचि खींच ली। हाँ जॉन, राजकुमार चिल्लाया, अपनी गर्दन तानकर, यह सवार कौन है और वह क्या चाहता है? अपने वचन पर महाराज, चैंडोस ने जवाब दिया, अपने चेहरे पर अत्यधिक हैरानी के साथ, मेरी राय में वह एक फ्रेंचमन है। एक फ्रेंचमन, डॉन पेड्रो ने दोहराया। और आप यह कैसे बता सकते हैं, मेरे लॉर्ड चैंडोस, जब उसके पास न कोट आर्मर है, न कल्गी, न ब्लेजनरी? उसके कवच से, महाराज, जो बोर्डो या इंग्लैंड के किसी भी कवच से कोहनी और कंधे पर ज्यादा गोल है। इटालियन हो सकता अगर उसका बेसिनेट ज्यादा ढलवा होता, लेकिन मैं कसम खाऊंगा कि वे प्लेटें इस और राइन के बीच वेल्ड की गई थीं। लेकिन यहाँ उसका स्क्वायर आता है, और हम सुनेंगे कि कौन सी अजीब किस्मत उसे सीमाओं के पार ले आई है। जैसे ही वह बोला, परिचर घास के बाड़े में दुल की चाल से आया और राजसी स्टैंड के सामने अपना घोड़ा रोककर अपने बिगुल पर दूसरी धूम बजाई। वह एक हड्डी पंजर, सावले गालों वाला आदमी था, जिसकी काली खड़ी दाढ़ी और अकड़ भरा व्यवहार था। अपनी पुकार बजा चुकने के बाद उसने बिगुल को अपनी पेटी में ठूंसा और इंग्लिश और गैस्कॉन नाइटों के झुंडों के बीच से अपना रास्ता बनाकर उसने राजसी दल की एक भाला लंबाई के भीतर लगाम रोकी। मैं आता हूं, वह एक भारी मोटी आवाज में चिल्लाया, एक तगड़े ब्रेटन उच्चारण के साथ, अपने मालिक के स्क्वायर और हेराल्ड के रूप में, जो एक बहुत बहादुर परसुवेंट ऑफ आर्म्स है और महान और शक्तिशाली राजा फ्रांस के चार्ल्स का एक अधीनस्थ है। मेरे मालिक ने सुना है कि यहाँ जूस्टिंग हो रही है और सम्मानजनक तरक्की की संभावना है, इसलिए वह यह पूछने आए हैं कि क्या कोई इंग्लिश सवार अपनी महिला के प्यार के लिए उनके साथ तेज भालों से एक कोर्स दौड़ने या तलवार, गदा
युद्ध कुल्हाड़ी या खुंजर से मिलने की कृपा करेगा। हालांकि उन्होंने मुझे कहने को कहा कि वह केवल एक सच्चे इंग्लिशमैन से लड़ेंगे और किसी दोगले से नहीं जो न इंग्लिश है न फ्रेंच, लेकिन एक की जीभ से बोलता है और दूसरे के झंडे के नीचे लड़ता है। सर, डेक्लिसन चिल्लाया गरजती आवाज के साथ, जबकि उसके देशवासियों ने अपनी तलवारों पर हाथ रखा। स्क्वायर ने हालांकि उनके गुस्से वाले चेहरों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने मालिक के संदेश के साथ जारी रखा। वह अब तैयार हैं, महाराज, उसने कहा। हालांकि उनके घोड़े ने आज कई मील यात्रा की है और तेज, क्योंकि हमें डर था कि कहीं हम जूस्टिंग के लिए बहुत देर से न आ जाएं। तुम सचमुच बहुत देर से आए हो, राजकुमार ने कहा, यह देखते हुए कि पुरस्कार दिए जाने वाला है। फिर भी मुझे संदेह नहीं कि इनमें से कोई सज्जन फ्रांस के इस सवार के साथ सम्मान के लिए एक कोर्स दौड़ेगा। और जहां तक पुरस्कार की बात है, महाराज, सर नाइजल ने कहा, मुझे यकीन है कि मैं सबके लिए कहता हूं जब मैं कहता हूं कि इस फ्रेंच नाइट को हमारी इजाजत है कि अगर वह इसे निष्पक्ष रूप से जीत सके तो इसे अपने साथ ले जाए। अपने मालिक को इसका संदेश दो, राजकुमार ने कहा, और उससे पूछो कि वह इन 5 इंग्लिशमैन में से किससे मिलना चाहेगा। लेकिन ठहरो, तुम्हारे मालिक के पास कोई कोट आर्मर नहीं है और हमने अभी तक उसका नाम नहीं सुना। मेरे मालिक, महाराज, वर्जिन की शपथ के अधीन हैं कि न तो अपना नाम प्रकट करेंगे और न अपना वाइजर खोलेंगे जब तक वह एक बार फिर फ्रांस की धरती पर वापस न हो। फिर भी हमें क्या भरोसा, राजकुमार ने कहा, कि यह कोई नौकर अपने मालिक के कवच में मुखौटा लगाए नहीं है, या कोई नीच नाइट जिसके लांस का छूना मात्र एक सम्मानित सज्जन पर कलंक ला सकता है। ऐसा नहीं है, महाराज, स्क्वायर ने गंभीरता से चिल्लाकर कहा। इस धरती पर कोई आदमी नहीं है जो मेरे मालिक के साथ लांस तोड़कर अपने आप को नीचा दिखाए। तुम बड़ी बेबाकी से बोलते हो, स्क्वायर, राजकुमार ने जवाब दिया, लेकिन जब तक मुझे तुम्हारे मालिक के कुलीन जन्म और विनम्र नाम का कुछ और भरोसा नहीं मिलता, मैं अपने दरबार के चुनिंदा लांसों को उसके खिलाफ नहीं उतार सकता। आप इनकार करते हैं, महाराज? मैं इनकार करता हूं। तो महाराज, मुझे अपने मालिक की तरफ से आपसे पूछने को कहा गया था कि क्या आप राजी होंगे अगर सर जॉन चैंडोज मेरे मालिक का नाम सुनकर आपको आश्वासन दें कि वह सचमुच एक ऐसा आदमी है जिसके साथ आप खुद बिना अपमान के तलवारें पार कर सकते हैं। मैं इससे बेहतर कुछ नहीं मांगता, राजकुमार ने कहा। तो मुझे आपसे पूछना होगा, लॉर्ड चैंडोज, कि आप आगे बढ़े। मेरे पास आपका वचन है कि यह नाम हमेशा एक रहस्य रहेगा और आप न तो कहेंगे और न एक शब्द लिखेंगे जो इसे प्रकट कर सके। नाम है। वह अपने घोड़े से नीचे झुका और बूढ़े नाइट के कान में कुछ फुसफुसाया जिसने उसे हैरानी से चौंका दिया और बड़ी उत्सुकता से दूर खड़े नाइट को देखने लगा, जो मैदान के दूर वाले छोर पर अपने चार्जर पर बैठा था। क्या यह सचमुच सच है? उसने कहा। यह है, मेरे स्वामी, और मैं ब्रिटनी के सेंट आइव्स की कसम खाता हूं। मुझे जानना चाहिए था, चैंडोस ने कहा, अपनी मूंछ मरोड़ते हुए और अब भी सोच विचार कर सवार को देखते हुए। तो क्या, सर जॉन? राजकुमार ने पूछा। महाराज, यह एक ऐसा नाइट है जिससे मिलना सचमुच बड़े सम्मान की बात है, और मैं चाहूंगा कि आपकी कृपा मुझे अपना स्क्वायर मेरे कवच के लिए भेजने की इजाजत दे, क्योंकि मुझे उसके साथ एक कोर्स दौड़ना बहुत पसंद आएगा। नहीं नहीं, सर जॉन, आपने उतना सम्मान पाया है जितना एक आदमी सहन कर सकता है, और यह मुश्किल होगा अगर आप अब आराम न कर सकें। लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, स्क्वायर, अपने मालिक से कहना कि वह हमारे दरबार में बहुत स्वागत योग्य है और उसे वाइन और मसाले परोसे जाएंगे,
अगर वह जूस्टिंग से पहले खुद को तरोताजा करना चाहे। मेरे मालिक नहीं पिएंगे, स्क्वायर ने कहा। तो उसे उस सज्जन का नाम बताने दो जिसके साथ वह भाला तोड़ना चाहेगा। वह इन 5 नाइटों से मुकाबला करेंगे, हर एक वह हथियार चुने जो उसे सबसे अच्छा लगे। मैं समझता हूँ, राजकुमार ने कहा, कि तुम्हारा मालिक बड़े दिल और ऊंचे साहस का आदमी है। लेकिन सूरज पहले ही पश्चिम में नीचा है और इन कोर्सों के लिए शायद ही रोशनी बचेगी। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, सज्जनों, अपनी जगह लो ताकि हम देख सकें कि क्या इस अजनबी के काम उसके शब्दों जितने बहादुर हैं। अज्ञात नाइट इन प्रारंभिक बातों के दौरान फौलाद की मूर्ति की तरह बैठा था, न दाएं देखता न बाएं। उसने उस घोड़े को बदल लिया था जिस पर वह सवार होकर आया था, और उस काले चार्जर पर सवार हुआ जिसे उसके स्क्वायर ने उसके बगल में चलाया था। उसकी अपार चौड़ाई, उसकी सख्त संयत उपस्थिति और जिस तरह से उसने अपनी ढाल और भाला संभाला, वे अपने आप में हजारों आलोचनात्मक दर्शकों को आश्वस्त करने के लिए काफी थे कि वह एक खतरनाक विरोधी था। एलवर्ड, जो साइमन, बड़े जॉन और कंपनी के दूसरों के साथ तीरंदाजों की अगली पंक्ति में खड़ा था, शुरू से ही एक ऐसे आदमी की सहजता और आजादी से कार्यवाही की आलोचना कर रहा था जिसने अपनी जिंदगी हथियारों के नीचे बिताई थी और एक कठोर स्कूल में एक नज़र में घोड़े और उसके सवार के गुणों को जानना सीखा था। वह अब अजनबी को एक झुर्रीदार पेशानी और ऐसे आदमी के भाव से घूर रहा था जो अपनी स्मृति को जगाने की कोशिश कर रहा हो। अपनी मूठ की कसम, मैंने उसका मोटा शरीर आज से पहले देखा है। फिर भी मुझे याद नहीं कि यह कहाँ हो सकता था। नोजेंट में शायद या औराई में था। मुझ पर ध्यान दो, लड़कों, यह आदमी फ्रांस के सबसे अच्छे लांसों में से एक साबित होगा और दुनिया में इससे बेहतर कोई नहीं। यह तो बच्चों का खेल है, यह कुरेदने का खेल, जॉन ने कहा। मैं इस पर अपना हाथ आजमाना चाहूंगा क्योंकि काले रूर की कसम, मैं सोचता हूं कि इसमें सुधार हो सकता है। तो तुम क्या करते, जॉन कई ने पूछा। बहुत सी चीजें हैं जो की जा सकती हैं, वनवासी ने सोच विचार कर कहा। मुझे लगता है मैं अपना भाला तोड़कर शुरू करता। तो सब यही करने की कोशिश करते हैं। नहीं, लेकिन दूसरे आदमी की ढाल पर नहीं। मैं इसे अपने घुटने पर तोड़ता। और उससे क्या बेहतर, बूढ़े गोश्त और हड्डियों? ब्लैक साइमन ने पूछा। तो मैं जो बस एक महिला की सुई जैसा हथियार है, उसे एक बहुत सुंदर गदा में बदल देता। और फिर, जॉन? फिर मैं दूसरे का भाला अपनी बाह या अपनी टांग में लेता, या जहां उसे डालना अच्छा लगता, और मैं अपनी गदा से उसका दिमाग चकनाचूर कर देता। अपनी 10 उंगली हड्डियों की कसम, बूढ़े जॉन एलवर्ड ने कहा, मैं तुम्हें भाला दौड़ में देखने के लिए अपना पंख बिस्तर दे दूं। यह एक बहुत शिष्ट और विनम्र खेल है जो तुमने ईजाद किया है। एलवर्ड के शब्द जल्द ही सही साबित हुए, क्योंकि जब वह बोल ही रहा था दोनों नाइट लिस्टों के केंद्र में मिले। बोचैम्प ने अपने विरोधी के हेलमेट पर एक तेज वार किया, लेकिन उसे इतना भयानक धक्का मिला कि वह अपनी जीन से घूमकर जमीन पर लुढ़क गया। सर थॉमस पर्सी को इससे थोड़ी ही बेहतर सफलता मिली, क्योंकि उसकी ढाल फट गई, उसका वैम्ब्रेस फट गया और वह खुद बगल में हल्का जख्मी हो गया। लॉर्ड ऑडली और अज्ञात नाइट ने एक दूसरे के हेलमेट पर ठीक से वार किया, लेकिन जबकि अजनबी अपने चार्जर पर हमेशा की तरह सख्त और अडिग बैठा रहा, इंग्लिशमैन वार के वजन से अपने घोड़े के क्रपर तक पीछे झुक गया और लिस्टों में आधे रास्ते तक सरपट दौड़ गया, इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता। सर थॉमस वेक एक युद्ध कुल्हाड़ी से जमीन पर गिरा दिया गया। यही वह हथियार था जो उसने चुना था और उसे उसके पैवेलियन तक ले जाना पड़ा।
4 मशहूर योद्धाओं पर एक के बाद एक हासिल की गई इन तेज सफलताओं ने भीड़ को हैरानी और प्रशंसा की हद तक पहुंचा दिया। इंग्लिश सिपाहियों, साथ ही नागरिकों और किसानों से तालियों की गड़गड़ाहट ने दिखाया कि बहादुर और नाइटली कामों का प्रेम नस्ल की प्रतिद्वंद्विता से कितना ऊपर उठ सकता है। अपनी आत्मा की कसम। जॉन, राजकुमार चिल्लाया, उसके गाल लाल और आंखें चमकती, यह अच्छी हिम्मत और बड़ी सख्ती का आदमी है। मैं नहीं सोच सकता था कि धरती पर कोई एक बाह हो सकती है जो इन 4 चैंपियनों को गिरा सकती। अब सर नाइजल लोरेन की बारी थी, पैदल और अपनी तलवार के साथ। दोनों लड़ाके पूरे कवच में दोनों छोरों से आगे बढ़े, उनकी 2 हाथ की तलवारें उनके कंधों पर ढलकती। अजनबी भारी भरकम और नपेतुले कदमों से चला, जबकि इंग्लिश नाइट उतनी ही फुर्ती से आगे बढ़ा जैसे लोहे का कोई खोल न हो जो उसके अंगों की आज़ादी को दबा रहा हो। 4 कदम की दूरी पर वे रुके, एक पल के लिए एक दूसरे को नापा, और फिर एक पल में काम पर लग गए, ऐसी खड़खड़ाहट और झनकार के साथ जैसे 2 मजबूत लोहार अपनी निहाई पर व्यस्त हों। ऊपर और नीचे गई लंबी चमकती ब्लेडें, गोल गोल वे चमकती रोशनी के घेरों में घूमी, पार करती, मिलती, अलग होती, हर मोड़ पर चिंगारियों की चमक के साथ। यहाँ और वहाँ सर नाइजल उछले, उनका सिर ऊपर, उनकी छैलछबीली कलगी हवा में लहराती, जबकि उनके सावले विरोधी ने वार पर वार किए, कट और धक्के से जमकर पीछा किया, लेकिन कभी एक बार भी कुशल तलवारबाज की अभ्यस्त ब्लेड को पार न कर सका। भीड़ खुशी से गरजी जब सर नाइजल किसी वार से बचने के लिए अपना सिर झुकाते या अपने शरीर की किसी हल्की सी हरकत से किसी भयानक धक्के को बिना नुकसान के अपने पास से गुजरने देते। अचानक हालांकि उनका समय आ गया। फ्रेंचमन ने अपनी तलवार घुमाकर एक पल के लिए अपने कंधे के टुकड़े और ऊपरी बाह की रक्षा करने वाले रियर ब्रेस के बीच एक दरार दिखाई। अंदर घुसे सर नाइजल, और इतनी तेजी से फिर बाहर की आंख उनकी ब्लेड की तेज चाल का पीछा न कर सकी, लेकिन अजनबी के कंधे से खून की एक धार और उसके सफेद सरकोट पर एक तेजी से चौड़ा होता लाल धब्बा दिखाता था कि धक्के ने कहाँ असर किया था। जख्म हालांकि केवल एक हल्का सा था, और फ्रेंचमन अपना हमला फिर शुरू करने वाला था, जब राजकुमार के एक इशारे पर चैंडोज ने अपना डंडा नीचे फेंका, और लिस्टों के मार्शलों ने हथियारों को रोक दिया और मुकाबला खत्म कर दिया। इसे रोकने का समय था, राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि सर नाइजल मेरे खोने के लिए बहुत अच्छे आदमी हैं, और 5 पवित्र जख्मों की कसम, अगर उनमें से कोई कट लग जाता तो मुझे हमारे चैंपियन के लिए डर होता। तुम क्या सोचते हो, पेड्रो? मैं सोचता हूँ, एडवर्ड, कि छोटा आदमी अपनी देखभाल खुद करने में बहुत सक्षम था। मेरी तरफ से मैं इतनी अच्छी जोड़ी को तब तक लड़ते देखना चाहूंगा जब तक उनकी रगों में खून की एक बूंद बाकी रहे। हमें उससे बात करनी चाहिए। ऐसा आदमी बिना आराम या भोजन के मेरे दरबार से नहीं जाना चाहिए। उसे यहाँ लाओ, चैंडोस, और निश्चित रूप से अगर लॉर्ड लोरिंग ने इस प्याले पर अपना दावा छोड़ दिया है, तो यह सही और उचित है कि यह सवार इसे अपने साथ फ्रांस ले जाए, उस कौशल के चिन्ह के रूप में जो उसने आज दिखाया है। जैसे ही वह बोला, नाइटरेंट, जो अपने जंगी घोड़े पर फिर सवार हो चुका था, राजसी स्टैंड की तरफ सरपट दौड़ा, अपनी स्कमी बाह के चारों ओर एक रेशमी रुमाल बांधे। डूबता सूरज उसके चमकाए कवच पर एक लाल चमक डालता और उसकी लंबी काली छाया को उसके पीछे समतल सफाई पर फैलाता। अपना घोड़ा रोककर उसने हल्के से अपना सिर झुकाया और उसी सख्त और संयत तरीके से बैठा रहा जैसा उसने पूरे समय दिखाया था। बहादुर आदमियों और सुंदर औरतों की लंबी पंक्तियों की तालियों और रुमालों की लहर से बेखबर जो उसे नीचे देख रहे थे। सर नाइट, राजकुमार ने कहा, हम सबने आज इस महान कौशल और वीरता पर हैरानी की है जो भगवान ने तुम्हें देकर प्रसन्नता पाई है। मैं चाहूंगा कि तुम हमारे दरबार में ठहरो,
कम से कम कुछ समय के लिए, जब तक तुम्हारा स्खम ठीक हो और तुम्हारे घोड़े आराम कर लें। मेरा स्खम कुछ नहीं महाराज, और न ही मेरे घोड़े थके हैं, अजनबी ने एक गहरी सख्त आवाज में जवाब दिया। क्या तुम कम से कम हमारे साथ बोर्डो वापस नहीं चलोगे, ताकि तुम एक प्याला मस्कडाइन पी सको और हमारी मेज पर भोजन कर सको? मैं न तुम्हारी वाइन पीऊंगा और न तुम्हारी मेज पर बैठूंगा, दूसरे ने जवाब दिया। मुझे तुमसे या तुम्हारी नस्ल से कोई प्रेम नहीं, और मैं तुम्हारे हाथों से कुछ नहीं चाहता उस दिन तक जब मैं आखिरी पाल देखूं जो तुम्हें तुम्हारे टापू पर वापस ले जाए, पश्चिमी आसमान के सामने गायब होता। ये कड़वे शब्द हैं, सर नाइट, प्रिंस एडवर्ड ने गुस्से की त्योरी के साथ कहा। और ये एक कड़वे दिल से आते हैं, अज्ञात नाइट ने जवाब दिया। कितना समय हुआ है जब से मेरे बदनसीब देश में शांति रही है? कहाँ हैं खेत और बाग और अंगूर बाग जिन्होंने फ्रांस को सुंदर बनाया? कहाँ हैं नगर जिन्होंने उसे महान बनाया? प्रोविडेंस से बरगंडी तक हम ईसाई जगत के हर घूमने वाले भाड़े के सिपाही से घिरे हैं, जो उस देश को फाड़ते और चीरते हैं जिसे तुमने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बहुत कमजोर छोड़ दिया है। क्या यह एक कहावत नहीं कि एक आदमी उस बदकिस्मत भूमि में सारा दिन सवारी कर सकता है बिना छत पर फूस देखे या मुर्गे की बांग सुने? क्या एक सुंदर राज्य तुम्हारे लिए काफी नहीं कि तुम इस दूसरे के लिए ऐसे प्रयास करो जिसे तुमसे कोई प्रेम नहीं? आरडीयू। एक सच्चे फ्रेंचमन के शब्द कड़वे हो सकते हैं, क्योंकि कड़वा है उसका भाग्य और कड़वे हैं उसके विचार जब वह अपने 3 बार बदकिस्मत देश में सवारी करता है। सर नाइट, राजकुमार ने कहा, तुम एक बहादुर आदमी की तरह बोलते हो, और हमारे फ्रांस के चचेरे भाई खुशकिस्मत हैं कि उनके पास एक सवार है जो अपने पक्ष को जीभ या तलवार से संभालने के इतना योग्य है। लेकिन अगर तुम हमारे बारे में ऐसा बुरा सोचते हो तो यह कैसे हुआ कि तुमने बिना वारंटी या सुरक्षा पत्र के अपने आप को हमें सौंप दिया? क्योंकि मैं जानता था कि तुम यहाँ होगे महाराज। अगर वह आदमी जो तुम्हारी दाईं तरफ बैठा है इस भूमि का शासक होता, तो मैंने सचमुच 2 बार सोचा होता इससे पहले कि मैं उससे कुछ भी नाइटली या उदार होने की उम्मीद करता। एक सैनिक सलामी के साथ उसने अपना घोड़ा गोल घुमाया और लिस्टों में सरपट दौड़ता प्यादों और घुड़सवारों की घनी भीड़ के बीच गायब हो गया जो टूर्नामेंट के दृश्य से दूर बह रहे थे। बदतमीज बदमाश, पेड्रो चिल्लाया, उसके पीछे गुस्से से घूरता। मैंने एक आदमी की जीभ इससे कम पर उसके जबड़ों से खिंचवाई है। क्या यह अच्छा न होता अब भी, एडवर्ड, घुड़सवारों को उसे घसीटकर वापस लाने भेजना? सोचो कि यह फ्रांस के राजघराने का कोई हो सकता है, या कम से कम कोई नाइट जिसका खोना उसके मालिक के लिए एक भारी धक्का हो। सर विलियम फेल्टन, तुम अच्छी तरह सवार हो, उस कमीने के पीछे सरपट दौड़ो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ऐसा करो सर विलियम, राजकुमार ने कहा, और उसे 100 नोबलों की यह थैली दो उस सम्मान के चिन्ह के रूप में जो मैं उसके लिए रखता हूँ, क्योंकि सेंट जॉर्ज की कसम, उसने आज अपने मालिक की सेवा की है, जैसा मैं चाहूंगा कि मेरा कोई अधीनस्थ मेरी सेवा करे। ऐसा कहकर राजकुमार ने स्पेन के राजा की तरफ अपनी पीठ मोड़ी और अपने घोड़े पर कूदकर धीरे धीरे सेंट एंड्रूज के एबी की तरफ सवार हुए।